हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, पूर्ति के सिद्धांत में हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो है पूर्ति का विस्तार तथा पूर्ति संकुचन अथवा पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन की रेखा चित्रों की सहायता से व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक के अंतर्गत आता है? पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन तथा पूर्ति में परिवर्तन। जैसे हमने मांग के सिद्धांत वाले चैप्टर में किया था, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन, तो ऐसे ही ये टॉपिक यहाँ पे है और इसमें हम करेंगे। वहां पर हमने किया था मांग का विस्तार तथा मांग का संकुचन और यहाँ पर हम कर रहे हैं पूर्ति का विस्तार तथा पूर्ति का संकुचन। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, तो उसका अर्थ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन का अर्थ क्या है कि जब किसी वस्तु की केवल अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है या उसकी पूर्ति में परिवर्तन आता है, तो उसे हम कहते हैं पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। जैसे हमने मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का किया था, एक है पूर्ति का विस्तार और दूसरा है पूर्ति का संकुचन। फिर हम पहले करेंगे पूर्ति का विस्तार। पूर्ति के विस्तार में हम पूर्ति के विस्तार का अर्थ, तो इसका अर्थ क्या है? पूर्ति के विस्तार का अर्थ क्या है? जब अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति अधिक होती है, यानी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर जब पूर्ति अधिक होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ति का विस्तार। ठीक है, तो इसको हम तालिका तथा रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। तालिका हमने बनाई है कीमत और मात्रा। कीमत क्या है? 1.5। मात्रा क्या है? 1.5, क्योंकि दोनों के बीच कौन सा संबंध है? धनात्मक संबंध। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है ऐसे ऐसे मात्रा भी बढ़ रही है, यानी पूर्ति भी बढ़ रही है। तो यहां पर सिर्फ, क्योंकि हमने वैसे तो पूर्ति फलन जब किया था या पूर्ति के निर्धारक तत्व जब हमने किए थे, तो पूर्ति के निर्धारक तत्वों में हमने बहुत से फैक्टर किए थे। ठीक है ना, हमने किया था PX, PO, उसके बाद हमने किया था NF, उसके बाद हमने किया था G, उसके बाद GP, EX। तो ये बहुत से फैक्टर्स हमने उसमें कवर किए थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था उसमें वो था उसकी अपनी कीमत। तो यहां पर हम उसकी अपनी कीमत की ही बात कर रहे हैं, हमने और कोई फैक्टर यहां पर नहीं लिया, क्योंकि हम किस बात की चर्चा यहां पर कर रहे हैं? पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन, और वो है पूर्ति का विस्तार तथा पूर्ति का संकुचन। तो कीमत बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है। इसी को जब हम डायग्राम में लेंगे तो डायग्राम में हम यहाँ पर OX पर हमने क्या दिखाई? क्वांटिटी एज यूजुअल। OY पर हमने क्या दिखाया? प्राइस। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर जो ये दिखाई गई हैं मात्राएं वो हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। 1 कीमत है और 1 ही मात्रा है। उसके बाद 5 कीमत है और 5 ही मात्रा है। तो हमारे पास ये दो बिंदु हमारे पास आ गए। ठीक है, इन दो बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सा वक्र आ गया? SS पूर्ति वक्र आ गया। तो इसकी वो कैसे करेंगे हम? एक्सप्लेनेशन OX पर क्वांटिटी दिखाई गई और Y पर प्राइस दिखाया गया है। ठीक है,
₹1 कीमत पर मात्रा 1 है। जब कीमत बढ़कर 5 हो जाती है तो मात्रा भी बढ़कर 5 हो जाती है। तो A से B की तरफ जब हम पूर्ति वक्र SS पर जा रहे हैं, SS क्या है? पूर्ति वक्र है। और जब हम SS पूर्ति वक्र के A बिंदु से B बिंदु की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या होगा? पूर्ति का विस्तार। इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति का विस्तार। अब दूसरा हमारा पूर्ति का संकुचन। तो पूर्ति के संकुचन का पहले हम अर्थ करेंगे कि जब अपनी वस्तु अपनी कीमत के कम होने पर जब पूर्ति कम होती है, यानी उस वस्तु की अपनी पूर्ति कम हो जाती है, किसके कारण होती है? लेकिन अब हमने बहुत से फैक्टर किए थे। हमने क्या किया था? Sx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Px PO, उसके बाद हमने किया था NF G GP NP EX, ये हमने बहुत से फैक्टर्स किए थे। लेकिन हम इनमें से कोई और फैक्टर नहीं ले रहे, ये हम नहीं ले रहे, इनको हम क्या मान रहे हैं? स्थिर मान रहे हैं। सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं Px की। तो अपनी कीमत के कम होने पर कीमत ही कम हो गई। तो हमने देखा था कि कीमत और मान के बीच में कीमत और पूर्ति के बीच में कौन सा संबंध है? सीधा संबंध है, धनात्मक संबंध है। अगर कीमत कम हो रही है तो सीधी ही बात है कि पूर्ति भी कम होगी। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। अगर हम इस तालिका को देखें तो कीमत 5 है, मात्रा 5 है। जैसे ही कीमत कम हुई 1 पे आई तो मात्रा भी कम होकर 1 पे आ गई। इसी चीज को जब हम डायग्राम में दिखाते हैं तो OX पर हमने क्या दिखाई है? मात्रा। OY पर क्या दिखाया है? प्राइस। ठीक है। तो यहां पर जब कीमत 5 है तो पूर्ति भी 5 है। जब कीमत कम होकर 1 हो जाती है तो पूर्ति भी कम होकर 1 हो जाती है। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारे पास SS क्या आ जाएगा? पूर्ति वक्र आ जाएगा, जो कीमत और मात्रा के बीच में धनात्मक संबंध को दर्शा रहा है। यानी कि कीमत कम हुई तो पूर्ति भी कम होगी। कीमत जब बढ़ी थी इसमें तो पूर्ति भी बढ़ रही थी। तो यहाँ पर कम हुई है कीमत, तो इससे पूर्ति की मात्रा भी कम हो गई है। तो सिर्फ किसका प्रभाव हमने यहाँ पर देखा? जब हम पूर्ति का विस्तार और संकुचन की बात कर रहे हैं, यानी कि पूर्ति की गई मात्रा की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उसकी अपनी कीमत। और सभी फैक्टर्स हमने क्या माने हुए? स्थिर माने हुए हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अब हम इसको A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं। तो SS पूर्ति वक्र पर बिंदु A से B की तरफ आना, यानी नीचे की तरफ आना, तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति का संकुचन। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 9वां, वो है पूर्ति में वृद्धि तथा कमी। क्वेश्चन हमारा है 9th क्वेश्चन। पूर्ति में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी अथवा पूर्ति में परिवर्तन की रेखा चित्रों की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो इससे पहला क्वेश्चन क्या था? पूर्ति की मात्रा में विस्तार तथा पूर्ति की मात्रा में संकुचन, या पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन। यहाँ किस में परिवर्तन है? पूर्ति में परिवर्तन। किसमें है? पूर्ति में परिवर्तन। तो वही स्टेप वाइज अप्रोच। पहले हम क्या करेंगे? पूर्ति में परिवर्तन की यहां पर डेफिनेशन देंगे। और पूर्ति में परिवर्तन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? कि अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण, अपनी कीमत के अतिरिक्त तत्वों के कारण या अन्य तत्वों के कारण जब पूर्ति में कोई परिवर्तन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ति में परिवर्तन। अब यहां पर आपको ध्यान देना है अतिरिक्त, ठीक है, अन्य तत्व। यही आपको वहां पे जब आपको अंतर करवाया गया था पूर्ति की मात्रा में तथा पूर्ति में परिवर्तन, तब भी आपको यही बात बताई गई थी कि पूर्ति की मात्रा में जब भी परिवर्तन आएगा उसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण आएगा, और जब पूर्ति में परिवर्तन आएगा तो वो अन्य तत्वों के कारण आएगा, अन्य तत्वों के कारण। तो अन्य तत्व हमने उस टाइम किया था पूर्ति के निर्धारक तत्वों में,
ठीक है। तो जो हम अपने उसमें पूर्ति के नियम में जो सबसे पहले कुछ वाक्य को लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, अन्य तत्वों या अन्य बातों के समान रहने पर, तो अब वो अन्य बातें समान नहीं रही, उन अन्य बातों में कुछ परिवर्तन आ गया, उन्हीं परिवर्तनों के कारण पूर्ति में परिवर्तन आ गया, तो उसको हम कहेंगे पूर्ति में परिवर्तन। तो पूर्ति में परिवर्तन दो तरीके का है, पूर्ति में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी। तो पहले हम क्या करेंगे, पूर्ति में वृद्धि, उसकी डेफिनेशन, तालिका और डायग्राम, और फिर उसके कारण देखेंगे हम कि ऐसे क्या कारण रहे। तो पूर्ति में वृद्धि, कीमत समान रहने पर जब पूर्ति बढ़ जाए, यानी कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया, कीमत क्या है, समान है, स्थिर है, यानी कि अन्य तत्वों के कारण, अन्य तत्वों के कारण पूर्ति बढ़ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति में वृद्धि। क्या कहेंगे, पूर्ति में वृद्धि। अब पूर्ति में वृद्धि की पहले हम तालिका देखते हैं। ये तालिका है, ये डायग्राम है। कीमत 3 है, मात्रा कीमत है, मात्रा है, कीमत 3, मात्रा 3। अब कीमत उतनी की उतनी है, देखो कोई परिवर्तन नहीं रहा। हमने क्या डेफिनेशन दी, कीमत समान रहने पर, यानी कि कीमत वही की वही है, लेकिन जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है। क्या हो चुकी है, बढ़ गई है मात्रा, यानी पूर्ति बढ़ चुकी है। तो इसी को जब हम डायग्राम में लेके आएंगे तो हम क्या कहेंगे, ओ एक्स पर हमने क्या दिखाया है, क्वांटिटी, ओ वाई पर क्या दिखाई है, प्राइस। ठीक है। जब 3 रुपए कीमत है, एस एस हमारा प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, एस 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 वन हमारा परिवर्तन के बाद वाला पूर्ति वक्र है। जब 3 रुपए कीमत है तो शुरुआत में उस 3 रुपए कीमत पर जो पूर्ति है वो कितनी है, 3। तो हमने यहाँ पर ये वक्र बना दिया एस एस। अब कीमत उतनी की उतनी है, 3, लेकिन मात्रा बढ़कर कितनी हो चुकी है, 3 से 4 हो चुकी है। यहाँ पर आ चुके हैं हम 4 पर। तो इसका मतलब कि हमारा जो पूर्ति वक्र है वो समानांतर किस तरफ सरक गया, किस तरफ सरक गया, दाईं ओर। किस तरफ सरक का, दाईं ओर। तो ये आपको मैंने 4th चैप्टर में भी बताया था, जब भी हम दाईं ओर आएंगे तो उसमें बढ़ोतरी है, जब भी हम बाईं ओर जाएंगे उसमें क्या है, कमी है। और अगर आप देखें ज्यादातर जो शुभ कार्य होते हैं, यानी बढ़ोतरी वाले कार्य होते हैं, हम अपने दाएं हाथ से करते हैं, सज्जे हाथ से, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं सज्जा हाथ। हमारे हाथ पर प्रांदा भी बांधा जाता है तो वो सज्जे पर बांधा जाता है। ठीक है। जब भी हम कोई हवन में आहुति देते हैं तो वो भी हम सज्जे हाथ से देते हैं, दाएं हाथ से देते हैं। तो जब भी दाएं हाथ की तरफ सरकेगा, चाहे वो मांग का है चाहे वो पूर्ति का है, तो वो हमेशा किसको दिखाएगा, बढ़ोतरी को। ठीक है। आप ये इसको याद करने का सिंपल सा तरीका अपना सकते हैं। जब भी सज्जे हाथ यानी कि बढ़ोतरी, जब भी खब्बे हाथ यानी उल्टे हाथ, यानी बाएं हाथ, तो वो कमी को दर्शाएगा। तो ये हो गया हमारा कि 3 रुपए कीमत होते हुए भी 4 रुपए में 4 मात्रा हो गई है, यानी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, पूर्ति में बढ़ोतरी है। पूर्ति कितनी हो गई है, 4 हो गई है। कीमत कितनी है, 3 ही है, लेकिन मात्रा बढ़कर 3 से 4 हो गई है, यानी कि इस तरफ का परिवर्तन है, दाएं तरफ का परिवर्तन है, राइट हैंड साइड का परिवर्तन है। तो ये हमारा हो गया, पूर्ति वक्र शिफ्ट होकर S1 हो जाएगा, यानी A से B की तरफ हम जा रहे हैं, दाएं हम जा रहे हैं, राइट हैंड हम जा रहे हैं। तो क्या है, पूर्ति में वृद्धि। अब हम ये देखेंगे इसके पीछे अन्य जो तत्व है वो क्या है, कारण क्या रहा पूर्ति में वृद्धि का। तो आपको पिछले चैप्टर में करवाया गया था कि जो पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो कौन कौन से। तो यहाँ पर हमने लिखा है Sx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Px NF G Pf T Ex Gp। तो यानी कि x वस्तु की जो पूर्ति है वो किसका फलन है, किसका रिजल्ट है, किसके कारण है, किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, Px का, यानी उसी वस्तु की अपनी कीमत, NF यानी फर्मों की संख्या, G यानी कि फर्मों का उद्देश्य, Pf यानी साधनों की कीमत, T तकनीक, Ex भविष्य में
कीमतों की संभावनाएं, और जीपी यानी कि सरकार की नीति। तो ये हमने किया था। अब एक एक को हम देखते हैं कि पूर्ति में वृद्धि के क्या कारण रही। ये तो हमने स्थिर ही मान लिया, इसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। पी एक्स को तो हमने क्या मान लिया, स्थिर मान लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखते हैं एन। अगर फर्मों की संख्या बढ़ गई होगी, अब आप एक बात बताओ, जब फर्मों की संख्या बढ़ गई है तो उसी कीमत पर क्या ज्यादा फर्में ज्यादा उत्पादन नहीं करेंगी, पूर्ति नहीं करेंगी? तो करेंगी बिल्कुल। ये अब फर्मों का जो उद्देश्य है, फर्मों का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ की बजाय, ज्यादा से ज्यादा लाभ की बजाय क्या है, ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना है। यानी कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा बिक्री करना चाहते हैं, अपने आगम को वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ज्यादा बिक्री करने के लिए, उनका उद्देश्य बिक्री करना ज्यादा बन गया, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहते हैं, तो इसलिए वो पूर्ति को अपनी बढ़ा देंगे उसी कीमत पर। पीएफ, जब साधनों की जो कीमतें हैं वो कम हो गई, यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं उनकी जो कीमतें हैं वो कम होगी, तो उससे क्या होगा, वस्तुओं की जो लागत है वो कम हो जाएगी। तो लागत कम होने से वो वस्तु उसके लिए क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी बनानी। जब वो उसके लिए सस्ती बनानी हो जाएगी तो इसका मतलब उसके लिए ज़्यादा लाभदायक होगी, तो वो उसकी ज़्यादा पूर्ति करेगा, यानी कि कम कीमत पर वो उसको अब बनाने में सक्षम है। उसके बाद तकनीक में सुधार हुआ, जिसके कारण उसकी जो वस्तु बनाने की जो लागत है वो कम हो गई। तो जब उस वस्तु को बनाने की लागत कम हो गई तो वो अपनी उस पूर्ति को बढ़ा देगा। EX यानी कि भविष्य में कीमतों की संभावनाएं। तो भविष्य में उसको ये लगा कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत गिर सकती है, इसीलिए वो आज वाली कीमत पर ही ज्यादा से ज्यादा माल निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मान लो जैसे भाई प्याज किसी ने रखे हुए हैं अपने पास, लेकिन उसको लगा कि प्याज की कीमत तो आने वाले समय में गिर सकती है, तो वो अभी इसी कीमत पर प्याज निकालने की कोशिश करेगा ताकि उसको भविष्य में घाटा ना उठाना पड़े। जीपी यानी सरकार की नीति। सरकार ने उसके ऊपर अनुदान दे दिया, सब्सिडी दे दी, अनुदान या सब्सिडी दे दी, तो उसके कारण, अनुदान देने के कारण हमेशा, सब्सिडी देने के कारण हमेशा पूर्ति में बढ़ोतरी होती है। तो इन सभी अन्य तत्वों के कारण, अन्य कारणों के कारण पूर्ति में वृद्धि हुई, पूर्ति वक्र में खिसकाव हुआ। पिछले वाला जो हमने टॉपिक किया था उसको हम कहेंगे पूर्ति वक्र में परिवर्तन, पूर्ति वक्र पर संचलन, और यहां पर क्या है, खिसकाव। ठीक है, इसमें क्या होगा, पूर्ति वक्र ही बदल जाएगा। खिसक गया ना, चल उधर हमने ऐसे धक्का दे दिया, इसने इधर सर गया, ये खिसक गया, तो ये है खिसकाव। उससे जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, तो उसको हम कहेंगे पूर्ति वक्र पर संचलन, क्योंकि उसमें हम उसी पूर्ति वक्र पर, या तो हम इस साइड से इस साइड गए थे, या हम इस साइड से नीचे की साइड आए थे, तो पूर्ति वक्र वही है, उस पर संचलन है, संग संग चलना। संचलन को हम कैसे समझ सकते हैं, संग संग चलना, कि इसी पूर्ति वक्र के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, या तो ऊपर की तरफ गए हैं या नीचे की तरफ गए हैं, पूर्ति वक्र नहीं बदला। ठीक है ना, कौन सी स्थिति में, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होने से, यानी कि पूर्ति में विस्तार और संकुचन होने से पूर्ति वक्र नहीं बदलता, वही रहता है, उसी पूर्ति वक्र पर संचलन है, संग संग चलना। लेकिन यहां पर पूर्ति वक्र में क्या हो जाता है, खिसकाव हो जाता है, खिसका देता है उसको, चल दूर हट, तो ये खिसक कर नीचे इस तरफ या उस तरफ जा सकता है। तो ये हुआ पूर्ति में वृद्धि। अब हम करेंगे पूर्ति में कमी। तो पूर्ति में कमी क्या है, पहले उसका मीनिंग कि कीमत समान रहने पर, कीमत समान है लेकिन फिर भी पूर्ति कम हो जाए तो उसको हम कहेंगे पूर्ति में कमी। हम देख सकते हैं यहाँ पर कीमत दी हुई है, मात्रा दी हुई है तालिका, तो 3 रुपए कीमत है, 3 रुपए मात्रा है। अब कीमत 3 रुपए ही है लेकिन मात्रा कम होकर क्या हो गई है, 2 इकाई हो गई है, 2 इकाई हो गई है। ठीक है ना, तो कीमत और मात्रा यानी 3 रुपए कीमत, 3 रुपए मात्रा, यहाँ पर 3 रुपए कीमत और 2 इकाई। ठीक है ना, 2 मात्रा। इसको डायग्राम में जब हम लेंगे तो OX पर वही हम लिखेंगे, OS पर क्वांटिटी, OY पर प्राइस, SS प्रारंभिक पूर्ति वक्र, S1 परिवर्तन के बाद
वक्र या नया नया पूर्ति वक्र। तो नया पूर्ति वक्र हम जब बना रहे हैं तो ये खिसक कर अब किस तरफ गया, बाईं ओर गया, लेफ्ट हैंड गया, ठीक है ना। तो जब भी लेफ्ट हैंड खब्बे हाथ जाएंगे हम तो क्या होगा, वो कमी, ठीक है ना, कमी को दर्शाएगा ना। तो 3 रुपए कीमत थी पहले, 3 रुपए कीमत थी, 3 ही मात्रा थी। 3 रुपए कीमत पर क्या थी, मात्रा 3। अब कीमत 3 रुपए ही है लेकिन मात्रा कम होकर, पूर्ति की मात्रा कम होकर कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ वो आ गया है। तो पूर्ति वक्र पहले SS था, ठीक है, लेकिन अब पूर्ति वक्र खिसक कर बाईं ओर खिसक कर, लेफ्ट हैंड खिसक कर, ठीक है, उल्टे हाथ खिसक कर कितना हो गया है, S1 हो गया है। और जो नया बिंदु हमारा आया है वो B आया है। तो AB यानी A से B की तरफ जाना। अब किस तरफ जाना, बाईं ओर जाना, लेफ्ट हैंड जाना। वो क्या दिखाता है, पूर्ति में कमी को दर्शाता है। अब पूर्ति में कमी क्यों हुई है, अब यहां पर देखते हैं। NF वही पूर्ति जो फंक्शन हमने किया था, पूर्ति फंक्शन या पूर्ति फलन। तो सप्लाई फंक्शन Sx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Px, NF, G, PF, T, EX और GP। तो एक एक को करते हैं। यहाँ पर Px हमने क्या ले लिया है, स्थिर ले लिया है, यानी कि उसकी अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। NF फर्मों की संख्या कम होगी। जब फर्मों की संख्या कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि कीमत उतनी ही है, लेकिन अब जो पूर्ति है वो कम हो गई है पहले के मुकाबले। उसके बाद G यानी कि उद्देश्य। अब जो फर्मों का उद्देश्य है वो अपनी बिक्री को बढ़ाना नहीं है, बल्कि वे लाभ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिक्री को बढ़ाना उनका उद्देश्य नहीं है, इसका मतलब वो बिक्री अपनी कम कर रहे हैं और जो जितना सामान वो बेच रहे हैं उसी से वो अपना जो लाभ है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद PF मतलब के उत्पादन के साधनों की कीमत। अब उत्पादन के साधनों की जो कीमत है वो पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। तो जब वो बढ़ेगी तो यानी कि वस्तु को बनाने की जो लागत है वो भी बढ़ जाएगी। तो जब लागत बढ़ती है तो हमेशा पूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि उत्पादक के लिए वो वस्तु बनाना अब महंगा हो जाएगा। उसके बाद और वो कम लाभदायक होगी, उस उत्पादक के लिए वो वस्तु कम लाभदायक होगी। उसके बाद T तकनीक क्या होगी, तकनीक में गिरावट के कारण उस वस्तु की जो लागत है वो बढ़ जाती है। तकनीक में गिरावट आई और वो तकनीक पुरानी पड़ गई, जिसके कारण वस्तु को बनाने की जो लागत है वो बढ़ गई। उसके बाद EX यानी कि भविष्य में लग रहा है कि इस वस्तु की कीमत बढ़ सकती है। मान लो जैसे हम प्याज का ही उदाहरण ले रहे थे, भविष्य में लग रहा है कि प्याज की कीमत बढ़ सकती है, तो वो आज की स्थिति में उसको कम बेचेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है कि भविष्य में जब उसकी कीमतें बढ़े तो वो बढ़ी हुई कीमतों पर उसको बेचे। उसके बाद हमारा है GP। गवर्नमेंट कोई ऐसी वस्तु है जो गवर्नमेंट उसको कम करना चाहती है, यानी कि जैसे स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा देती है, टैक्स बढ़ा देती है। तो उससे क्या होगा, उसकी पूर्ति में कमी आएगी, क्योंकि वो उस टैक्स लगने के बाद, अप्रत्यक्ष कर लगने के बाद वो चीज़ लोगों के लिए महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो टैक्स के बाद हमेशा जो वस्तु की पूर्ति है वो कम होती है, और अनुदान सब्सिडी के बाद हमेशा वस्तु की जो पूर्ति है वो बढ़ती है। तो यहाँ गवर्नमेंट की नीति के कारण, टैक्स लगने के कारण उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। तो इस प्रकार ये पूर्ति में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी है। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।